गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के राजवंश में कछवा राजवंश को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम कछवा राजवंश की, तो कछवा जो है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछवा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। जबकि बात करें हम सूर्यमल मिश्रण की, तो सूर्यमल मिश्रण ने कछवा राजवंश की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई है? कुरम नामक रघुवंशी से बताई है। सूर्यमल मिश्रण ये कहते हैं कि कछवा राजवंश की उत्पत्ति, जो कछवा राजवंश है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? कुरम नामक रघुवंशी से हुई है। यानी कि जो सूर्यमल मिश्रण है इन्होंने कछवा राजवंश को कुरम नामक रघुवंशी की संतान माना है। जबकि बात करें साथियों किसकी? गौरी शंकर ओझा की, तो गौरी शंकर ओझा ये कहते हैं कि इनका जो मूल पुरुष था वो कौन था? कछवाहा था, और उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का जो नाम है वो क्या पड़ा? कछवा पड़ा। अब सबसे पहले हम बात करें तो कहते हैं कि दुले राय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में एक नए राज्य की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। तो कछवा राजवंश की जो स्थापना है ढूंढाड़ में वो किसके द्वारा की जाती है साथियों? दुले राय के द्वारा। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, दुले राय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में नए राज्य की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। आगे चल करके दुले राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हरा करके जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा हम बात करें दुले राय की, तो दुले राय ने जमुआ रामगढ़ के अंदर ही जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जमुआय माता का जो मूल मंदिर है, इनका जो मूल मंदिर है, इस मूल मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? दुले राय के द्वारा। कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ के अंदर। और ये जो जमुआय माता है वो कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। आप यहाँ से नोट करते जाएं, जमुआय माता जो है वो कछवा राजवंश की कुल देवी है। जबकि हम बात करें कछवा राजवंश की आराध्य देवी की, तो कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है साथियों? शीला देवी। तो देखिए, सबसे पहले 1137 ईस्वी में दुले राय ने दौसा के बड़ गुजरों को हराया और ढूंढाड़ में एक नए राज्य की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। और आगे चल करके दुले राय ने जमुआ रामगढ़ के मीणाओं को हराया और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से कछवा राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी साथियों? दौसा थी। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। अब थोड़ी सी चर्चा हम कछवा राजवंश की राजधानियों की करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। उसके बाद दुले राय ने जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कछवा राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? जमुआ रामगढ़ को। किसके द्वारा? दुले राय के द्वारा। आगे चल करके 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? कोकिल देव में। और इसके बाद आगे चल करके 1727 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना होती है और जयपुर को अपनी राजधानी बनाता है कौन? स्वाई जयसिंह। तो सबसे प्रारंभिक राजधानी दौसा, उसके बाद जमुआ रामगढ़ और फिर कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद चौथे नंबर की जो राजधानी है वो है साथियों जयपुर। और जयपुर कब राजधानी बनती है? 1727 ईस्वी में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, दुले राय के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनता है? दुले राय के बाद राजा कौन बनेगा? कोकिल देव। दुले राय के बाद राजा बनता है कोकिल देव। कहते हैं कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद इसने यादवों से मेड़ और बैराट क्षेत्र भी जीत लिए। कोकिल देव के बाद की हम बात करें तो कोकिल देव के बाद राजा कौन बनता है? कोकिल देव के बाद राजा बनेगा हणु। कोकिल देव के बाद राजा कौन बनता है? हणु बनता है। और हणु के बाद राजा बनता है साथियों जानड़। हणु के बाद राजा कौन बनता है? जानड़ राजा बनता है। और इस जानड़ के बाद राजा कौन बनता है? पंजुन राय। वेरी इंपोर्टेंट, जानन के बाद राजा कौन बनता है? पंजुन राय। और इस पंजुन राय का एक नाम और मिलता है, इसको क्या कहा जाता है?
पंचवन देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पंचवन देव कछवाहा या फिर पंजुन राय कछवाहा। दोस्तों आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसने दिल्ली अभियान चलाया था, उस दिल्ली अभियान में इस जहानन ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी और इस जहानन के बाद, जहानन कछवाहा के बाद इसका पुत्र पंजुन राय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मदद करता है, उसकी सहायता करता है। आपको याद होगा महोबा का युद्ध, और महोबा का युद्ध कब होता है साथियों? 1182 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में महोबा के शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने परास्त किया था। इस युद्ध में पंजुन राय कछवाहा ने ही किसकी सहायता की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की थी और इस युद्ध में विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया, किसको? पंजुन राय कछवाहा को। अब आगे हम बात करें पंजुन राय कछवाहा के बाद शासक कौन बनेगा, तो पंजुन राय कछवाहा के बाद राजा कौन बनता है? चंद्रसेन। पंजुन राय कछवाहा के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनेगा? चंद्रसेन बनेगा और इस चंद्रसेन के बाद आमेर का राजा बनता है साथियों पृथ्वीराज। कौन बनेगा? पृथ्वीराज। और इस पृथ्वीराज के शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल आप यहां से नोट कर सकते हैं, 1503 से लेकर के 1527 ईस्वी तक आमेर पे शासन करता है। कौन? पृथ्वीराज। दोस्तों ये वही पृथ्वीराज है जिसने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा की सहायता की थी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे और पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर को बांट दिया था, बराबर बांट दिया था। इसी कारण से आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज के समय बीकानेर के एक शासक हुए हैं राव लूणकरण, और लूणकरण की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? बालाबाई। लूणकरण की पुत्री का नाम क्या था? बालाबाई। और इस बालाबाई का विवाह होता है किससे? पृथ्वीराज कछवाहा से होता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवाहा उस समय के जो कनफटे साधु हुआ करते थे कापालिक संप्रदाय के, उनमें से एक चतुरनाथ जी थे, उनको अपना गुरु बनाया किसने? पृथ्वीराज कछवाहा ने। लेकिन बालाबाई ने अपना गुरु किसे बनाया? कृष्णदास पेहारी को। वेरी इंपॉर्टेंट, बालाबाई ने अपना गुरु किसे बनाया साथियों? कृष्णदास पेहारी को अपना गुरु बनाया। कृष्णदास पेहारी को राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है साथियों? जयपुर, गलता जयपुर में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। इसके अलावा बात करें हम कृष्णदास पेहारी की रचनाओं की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है और वो रचना है साथियों जुगलमैन चरित। कौन सी रचना है? जुगलमैन चरित। ये जुगलमैन चरित जो रचना है वो किसकी है साथियों? कृष्णदास पेहारी की। इसके बाद अगला राजा बनता है भारमल। पृथ्वीराज के बाद अगला जो शासक है, अगला जो राजा है वो कौन बनता है साथियों? भारमल। दोस्तों भारमल की हम बात करें तो अपने बड़े भाई सांगा के निधन के बाद, जिसने सांगानेर को बसाया था, अपने बड़े भाई सांगा के निधन के बाद सांगानेर का राजा कौन बनता है? भारमल। तो आप यहाँ से नोट करें, पृथ्वीराज के बाद सांगानेर का जो राजा है वो कौन बनता है साथियों? भारमल। और कहते हैं कि इसने आस्करण से आमेर को छीन करके आमेर को अपने राज्य में मिलाया। तो सांगा के निधन के बाद उसका भाई भारमल सांगानेर का राजा बनता है और साथ ही आस्करण से आमेर को छीन करके आमेर को अपने राज्य में मिलाया। कहते हैं कि उस समय भारमल अपने आसपास के राज्यों से परेशान था। तो कहते हैं कि उस समय 1562 ईस्वी में, आप साथ साथ नोट करते जाएं, उस समय 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर दरगाह में दर्शन के लिए गया हुआ था। तो वो सांगानेर से होकर के जा रहा था। कहां से होकर के जा रहा था? सांगानेर से होकर जा रहा था। तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था चंगताई खां। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम था साथियों? चंगताई खां। इसका एक नाम और मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? मजनू खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मजनू खां। ये मजनू खां जो है वो भारमल की मुलाकात करवाता है किससे? अकबर से। और कहां पे करवाता है? सांगानेर में। अकबर की मुलाकात सांगानेर में, भारमल की जो मुलाकात है अकबर से वो सांगानेर में कौन करवाता है? चंगताई खां या फिर मजनू खां के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन जब अजमेर दरगाह से दर्शन करके अकबर वापस लौट रहा था तो वो सांगानेर से नहीं आया था, जबकि कहां से आया था? सांबर से होकर गुजर रहा था। कहां से गुजरा था? सांबर से। तो भारमल ने क्या किया? भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, इसके अलावा अपने पुत्र भगवान दास
और अपने पोते मानसिंह के साथ कहां पे पहुंच जाता है, सांबर पहुंच जाता है और सांबर में जाकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और सांबर के अंदर ही 20 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सांबर के अंदर ही 20 जनवरी 1562 ईस्वी को, 20 जनवरी 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री, और उसकी पुत्री का नाम था साथियों हरखाबाई। क्या नाम था? अपनी पुत्री हरखाबाई का जो विवाह है वो किससे कर देता है? अकबर से कर देता है। और इससे अकबर जो है वो खुश हो जाता है और अकबर खुश होकर के भारमल को एक उपाधि प्रदान करता है। और वो उपाधि कौन सी है साथियों? अमीर उल उमरा। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी जाती है। कौन सी उपाधि प्रदान करता है? अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्रदान की जाती है? भारमल को प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसके अलावा एक उपाधि और प्रदान करता है, वो उपाधि है साथियों राजा की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियां, एक अमीर उल उमरा, इसके अलावा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा किसको प्रदान की जाती है? भारमल को प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारमल को अकबर के द्वारा 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने हजार का मनसब प्रदान किया जाता है? 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। भारमल के आगे के शासकों की हम बात करें तो भारमल के बाद जो राजा है वो कौन बनता है? भगवंत दास। भारमल के निधन के बाद इसका पुत्र, जिसका नाम है भगवंत दास, भारमल के बाद जो राजा है वो कौन बनेगा? भगवंत दास बनेगा। और भगवंत दास के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, इसका जो शासन काल है वो साथियों कितना है? 1573 से लेकर के 1589 ईस्वी तक शासनकाल रहा। किसका? भगवंत दास का। भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री, और इसकी पुत्री का नाम था साथियों मानबाई। भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या था? मानबाई। और इस मानबाई का जो विवाह है वो अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया जाता है। किससे करता है? अकबर के पुत्र जहांगीर से विवाह करता है। कौन? भगवंत दास। किसका? अपनी पुत्री मानबाई का। और कहते हैं कि इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम है साथियों खुसरो। उस पुत्र का नाम क्या है? खुसरो। इस खुसरो के विद्रोही व्यवहार के कारण मानबाई जो है वो क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अकबर के द्वारा भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके अलावा 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। तो याद रखें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो अकबर के द्वारा भारमल को भी प्रदान की जाती है और इसके अलावा भगवंत दास को भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा नोट करें साथियों, 5000 का जो मनसब है वो अकबर के द्वारा भारमल को भी प्रदान किया जाता है और किसको प्रदान किया जाता है? भगवंत दास को भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अकबर के द्वारा भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अकबर के द्वारा पंजाब का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? भगवंत दास को नियुक्त किया गया। और ये 1583 से लेकर के 1589 तक पंजाब का सूबेदार रहता है। कब से लेकर कब तक? आप यहां से नोट कर सकते हैं, 1583 से लेकर के 1589 तक पंजाब का क्या रहा? सूबेदार रहा। और पंजाब का सूबेदार रहते हुए ही 1589 ईस्वी में भगवंत दास की क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और इसका निधन कहाँ पे होता है? लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं। 1589 में पंजाब का सूबेदार रहते हुए ही 1589 में भगवंत दास का निधन होता है। कहाँ पे? लाहौर में इसका निधन हो जाता है। हमने पढ़ा था कि 1589 ईस्वी में भगवंत दास का निधन होता है। उसके बाद 1589 में भगवंत दास के निधन के बाद उसका पुत्र मानसिंह प्रथम जो है वो आमेर का शासक बनता है। इनके शासन काल की हम बात करें तो 1589 से लेकर के 1614 ईस्वी तक शासन रहा मानसिंह प्रथम का। कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ही मानसिंह प्रथम जो है वो अकबर की सेवा में चला जाता है और अकबर के द्वारा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अकबर के द्वारा मानसिंह को कितने हजार का मनसब प्रदान किया गया? 7000 का मनसब प्रदान किया गया। और ये राजस्थान का पहला राजा था जिसे अकबर के द्वारा 7000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके अलावा अकबर के द्वारा मानसिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की गई। फरजंद का अर्थ होता है बेटा। इसके अलावा मिर्जा राजा
ये दोनों उपाधियां जो है वो अकबर के द्वारा किसको प्रदान की जाती हैं? मानसिंह प्रथम को प्रदान की जाती हैं। कहते हैं कि 1605 ईस्वी में मानसिंह प्रथम जो है वो गुजरात अभियान पे गया हुआ था। उसी दौरान अकबर ने मानसिंह को आगरा बुलाया और आगरा में बुलाने के बाद 7000 का जात और 6000 का सवार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको प्रदान किया गया साथियों? मानसिंह प्रथम को। इसके अलावा फरजंद की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि, ये दोनों उपाधियां भी मानसिंह प्रथम को प्रदान होती हैं। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 1613 ईस्वी में एक प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति। आप यहां से नोट करते जाएं, जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति 1605 में उत्कीर्ण हुई। जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति जमुआ रामगढ़ के अंदर कब उत्कीर्ण होती है? 1605 ईस्वी में, जिसमें ये कहा गया कि मानसिंह प्रथम आमेर का पहला ऐसा राजा था जो दत्तक पुत्र के रूप में शासन की गद्दी पर बैठा। यानी कि मानसिंह प्रथम जो है वो भगवान दास का सगा पुत्र नहीं था। कैसा पुत्र था? दत्तक पुत्र था। और इस बात का उल्लेख मिलता है साथियों किसमें? जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मानसिंह प्रथम जो है वो भगवान दास का दत्तक पुत्र था, सगा पुत्र नहीं था। आगे हम बात करें मानसिंह प्रथम के अभियानों की, तो देखिए अकबर के द्वारा मानसिंह प्रथम को किन किन अभियानों में भेजा गया उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले 1569 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट करते जाएं, 1569 ईस्वी में मानसिंह को अकबर के द्वारा रणथंभौर अभियान पे भेजा जाता है। किस अभियान पे भेजा जाता है? रणथंभौर अभियान। और कब भेजा जाता है? 1569 ईस्वी में। उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था साथियों? सुरजनहाड़ा। 1569 में रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था? सुरजनहाड़ा। और इस मानसिंह प्रथम के प्रयासों से ही सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। किसके प्रयासों से? मानसिंह प्रथम के प्रयासों से 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन याद रखें, सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार जरूर की थी, लेकिन अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। आगे हम बात करें 1569 के बाद, तो 1569 के बाद 1573 ईस्वी में मानसिंह को अकबर के द्वारा गुजरात अभियान पे भेजा जाता है। आप यहां से नोट करते जाएं, किस अभियान पे भेजा जाता है? गुजरात अभियान पे। और कब भेजा जाता है? 1573 ईस्वी में। और इसी दौरान मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा गया 1573 ईस्वी में अकबर से संधि करने के लिए। और आगे चल करके 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर की शाही सेना का सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम था। इसके बाद हम बात करें तो 1585 ईस्वी में, आप यहां से नोट करते जाएं, 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कहां का सूबेदार बनाया गया? काबुल का सूबेदार। वेरी इंपॉर्टेंट। काबुल का जो सूबेदार है वो कब बनाया जाता है मानसिंह को? अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में। और इसी दौरान मानसिंह के द्वारा हाकिम खां के विद्रोह को दबाया गया। काबुल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह के द्वारा सिंध के 4 कबीलों को हराया गया, जिनकी ये परंपरा थी कि जो उनको हराएगा तो वो अपने ध्वज का एक एक टुकड़ा काट करके उस राजा को देंगे जो उनको हराएगा। और इसी कारण से मानसिंह को इन कबीलों के राजाओं ने अपने अपने ध्वज के टुकड़े काट करके दिए, जिससे मानसिंह को पीला, आप यहां से नोट करते जाएं, पीला, इसके अलावा लाल, इसके अलावा हरा और इसके अलावा काले रंग का जो ध्वज है वो यहाँ से प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि आमेर के ध्वज का जो रंग है वो कैसा था साथियों? सफेद था। और इन 5 रंगों को मिला करके मानसिंह के द्वारा आमेर के ध्वज का निर्माण करवाया जाता है और उस ध्वज को हम कहते हैं पचरंगी ध्वज। तो याद रखें, पचरंगी ध्वज का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, किस आमेर के किस शासक के द्वारा करवाया जाता है? मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। आप यहां से नोट करें, 1585 से लेकर के 1587 ईस्वी तक काबुल का सूबेदार रहा मानसिंह। इसके बाद आगे हम बात करें तो 1587 ईस्वी में
इसे बिहार का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बिहार का सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया साथियों? 1587 ईस्वी में। और इसी दौरान वेरी इंपॉर्टेंट 1587 ईस्वी में आप यहां से नोट करते जाएं, जब ये बिहार का सूबेदार था तो इसी दौरान 1587 ईस्वी में हाजीपुर के राजा गणपत को हराया। किसको हराया? 1587 ईस्वी में हाजीपुर के राजा गणपत को हराया। जबकि 1592 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के राजा नासिर खां को हराया। और याद रखिए साथियों, उड़ीसा के शासक नासिर खां को हराया कब? 1592 ईस्वी में। और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया। तो पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में कब मिलाया गया? 1592 ईस्वी में। यहाँ का राजा कौन था? नासिर खां। इसको हरा करके मानसिंह के द्वारा इसको हराया गया और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया गया। आगे हम बात करें तो देखिए 1587 से लेकर के, आप यहां से नोट करते जाएं, 1587 से लेकर के 1594 ईस्वी तक मानसिंह कहाँ का सूबेदार रहा? बिहार का सूबेदार रहा। इसके बाद 1594 के आगे की हम बात करें तो 1594 ईस्वी में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और कब बनाया गया साथियों? 1594 ईस्वी में। आप यहां से नोट करते जाएं। 1573 गुजरात अभियान, उसके बाद 1585 काबुल का सूबेदार, 1585 से 1587 काबुल का सूबेदार रहा। फिर उसके बाद 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1587 ईस्वी में इसने हाजीपुर के राजा गणपत को हराया और 1592 ईस्वी में उड़ीसा के शासक नासिर खां को हराया और पहली बार उड़ीसा को मुगल शासन में मिलाया। आगे हम बात करें तो 1594 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और नोट करें साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1596 ईस्वी में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को हराया। 1596 ईस्वी में मानसिंह के द्वारा कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को हराया गया। 1596 ईस्वी में जयसोर के राजा केदारनाथ को हराया। किसने? मानसिंह ने। इसी दौरान जब ये बंगाल का सूबेदार था तो बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह के पुत्र, जिसका नाम था जगत सिंह, मानसिंह के पुत्र का नाम क्या था साथियों? जगत सिंह का आकस्मिक निधन हो जाता है जब ये कहाँ का सूबेदार था? बंगाल का सूबेदार था। तो इसकी याद में मानसिंह की रानी कनकावती, जिसका नाम क्या था? कनकावती, तो उसकी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और कहते हैं कि इस मंदिर की जो मूर्ति है, जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, वो मूर्ति जो है वो मानसिंह के द्वारा कहाँ से लाई जाती है? चित्तौड़ से लाई जाती है, जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। और उस मीरा मंदिर से जो मूर्ति है मानसिंह के द्वारा कहाँ लाई जाती है? जयपुर में लाई जाती है। और उसको कहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाता है? जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। इसके अलावा जब 1596 ईस्वी में जब ये बंगाल का सूबेदार था तो इसने 1596 ईस्वी में जयसोर के राजा केदारनाथ को हराया और बंगाल से शीला देवी की मूर्ति लाए। कहाँ पे? आमेर में। और उस शीला देवी की मूर्ति को आमेर में प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा साथियों बात करें मानसिंह प्रथम के दरबारी कवियों की, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मानसिंह का दरबारी कवि कौन था? हाफा बारहट। हाफा बारहट जो था वो किसका दरबारी कवि था? मानसिंह का। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुरारी दान। मुरारी दान जो था वो किसका दरबारी कवि था? मानसिंह प्रथम का। और इसकी एक रचना है मान प्रकाश। मान प्रकाश रचना जो है वो किसकी है? मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि मुरारी दान की रचना है। आप यहां से नोट करते जाएं। इसके अलावा नोट करें 17 जुलाई 1614 ईस्वी को, 17 जुलाई 1614 ईस्वी को मानसिंह का निधन हो जाता है। और मानसिंह के निधन के बाद उसका पुत्र भाव सिंह जो है वो आमेर का शासक बनता है। 1621 ईस्वी तक आमेर पर शासन रहा भाव सिंह का। लेकिन भाव सिंह के निधन के बाद मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक बनता है। भाव सिंह के निधन के बाद आमेर का जो शासक है वो कौन बनता है? मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे हम जयसिंह प्रथम भी कहते हैं। इनके शासनकाल की हम बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो है साथियों 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी तक शासन रहा मिर्जा राजा जयसिंह का।
कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों का शासन देखा, शाहजहां, जहांगीर, इसके अलावा औरंगजेब। इन 3 मुगल बादशाहों का शासन देखा किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसके अलावा हम इसके अभियानों की बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के अभियान, कौन कौन से अभियानों पे इसको भेजा गया, उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों 1623 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, सबसे पहले 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। किसके विरुद्ध भेजा गया? मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। कब भेजा गया? 1623 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करें तो 1629 ईस्वी में उज्बेकों के विरुद्ध इसको अभियान पे भेजा गया। कब भेजा गया? 1629 ईस्वी में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। कब दबाया? 1629 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें तो 1636 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ, आप यहां से नोट कर सकते हैं, शाहजहां के साथ गोलकोंडा और बीजापुर अभियान पे गया। वेरी इंपोर्टेंट, आप यहां से नोट करें, शाहजहां के साथ गोलकोंडा और बीजापुर अभियान पर गया। गोलकोंडा और बीजापुर अभियान पर गया। कब गया साथियों? 1636 ईस्वी में। और यहीं पर इसकी वीरता से प्रसन्न होकर के शाहजहां के द्वारा इसे 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने हजार का मनसब प्रदान किया गया? मिर्जा राजा जयसिंह को 5000 का मनसब प्राप्त होता है। किससे? शाहजहां के द्वारा। इसके अलावा 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा इसे मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। कब की जाती है? 1637 ईस्वी में। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, मिर्जा राजा की जो उपाधि है जयसिंह प्रथम को, वो किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां के द्वारा। 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करने के बाद 1637 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को अपने पुत्र शुजा के साथ कंधार अभियान पे भेजा गया। कहां पे भेजा गया? कंधार अभियान पे। आप यहां से नोट कर सकते हैं, कंधार अभियान पे कब भेजा गया? 1637 ईस्वी में। दोस्तों, शाहजहां के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। और औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे भेजा गया। और इसी दौरान जब ये शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे गया हुआ था तो इसी दौरान 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच में? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। और याद रखें, इस संधि में मध्यस्थता करवाने वाला जो था वो कौन था? रघुनाथ पंडित अत्रेय। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरंदर की संधि में जो मध्यस्थता है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? रघुनाथ पंडित अत्रेय के द्वारा। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, औरंगजेब के द्वारा कहां पे भेजा गया? शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर। मिर्जा राजा जयसिंह को कहां पे भेजा गया? शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर। और इसी दौरान 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की जो संधि है वो कब होती है? 1665 ईस्वी में होती है। और किनके बीच होती है साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। और इस संधि में मध्यस्थता जो है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? रघुनाथ पंडित अत्रेय के द्वारा। वेरी इंपोर्टेंट, रघुनाथ पंडित अत्रेय के द्वारा इस संधि में मध्यस्थता करवाई जाती है। इसके अलावा इस संधि के अंतर्गत शिवाजी को 23 किले जो हैं वो मुगलों को सुपुर्द करने पड़े। इसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजना पड़ा। और यहीं पर रहते हुए संभाजी को औरंगजेब के द्वारा 5000 की मनसब प्रदान की जाती है। स्थापत्य कला में यदि हम देखें तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया। आमेर की जो महल हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। इसके अलावा नोट करें, जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, जयगढ़ किले का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह के एक दरबारी कवि हुए हैं जिनका नाम है कवि बिहारी। कवि बिहारी जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। कवि बिहारी की जो रचना है वो कौन सी है साथियों?
बिहारी सतसई। तो याद रखें, बिहारी सतसई रचना जो है वो किसकी है? कवि बिहारी की है। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह कवि बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया करते थे। इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं 1667 ईस्वी में बुरहानपुर के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह का निधन हो जाता है। इस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। हम स्वाई जयसिंह को पढ़ेंगे जो कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आमेर का राजा बनता है। स्वाई जयसिंह के शासन काल की हम बात करें तो 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक शासन रहा स्वाई जयसिंह का। 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी तक आमेर पर शासन रहा किसका? स्वाई जयसिंह का। स्वाई जयसिंह को स्वाई की जो उपाधि है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? औरंगजेब के द्वारा। कहते हैं कि स्वाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा और औरंगजेब के द्वारा इसे स्वाई की उपाधि प्रदान की जाती है। औरंगजेब के निधन के बाद, औरंगजेब का निधन होता है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और एक का नाम था आजम, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। लेकिन जीत किसकी होती है? मुअज्जम की होती है और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। और शासक बनने के बाद बहादुर शाह आमेर का जो राजा है वो किसे घोषित करता है? स्वाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित करता है। और आमेर का जो नाम है वो बदल करके क्या रखा जाता है? इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां से नोट करते जाएं, इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। तो याद रखिए साथियों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद मुअज्जम, उनके पुत्र मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार युद्ध में स्वाई जयसिंह ने साथ दिया किसका? आजम का। लेकिन जीत किसकी हुई? मुअज्जम की हुई, जो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बना। और शासक बनने के बाद बहादुर शाह ने स्वाई जयसिंह के स्थान पर आमेर का जो शासक है वो किसे घोषित किया? स्वाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को। और आमेर का नाम बदल करके क्या रखा? इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद। आगे हम बात करें स्वाई जयसिंह की। देखिए, हम उन्हीं बातों को ज्यादा यहाँ पे वरीयता देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। उन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आगे हम बात करें साथियों स्वाई जयसिंह की। तो देखिए, स्वाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में ग्रह नक्षत्रों की एक सारणी, शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम रखा साथियों जीज मोहम्मद शाही। तो याद रखें, 1725 ईस्वी में स्वाई जयसिंह ने ग्रह नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और उसका नाम क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही। आगे हम बात करें तो 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और जयपुर को 9 खंडों में विभाजित किया गया और पूरे जयपुर को एक परकोटे के अंदर बंद करवाया गया। और उस परकोटे में कितने दरवाजे बनाए गए? 7 दरवाजे। तो आप यहां से नोट करते जाए, जयपुर को कितने खंडों में विभाजित किया गया? 9 खंडों में। और संपूर्ण जयपुर को एक परकोटे के अंदर बंद करवाया गया और कितने दरवाजे बनाए गए? 7 दरवाजे बनाए गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि जयपुर को 9 खंडों में विभाजित करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो आप यहाँ से नोट करें, विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर शहर के निर्माण में कुल समय की हम बात करें तो कुल कितना समय लगता है? 8 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा? 8 वर्ष का। आगे हम बात करें तो स्वाई जयसिंह के एक राजपुरोहित हुए हैं जिनका नाम है पौंडरिक रत्नाकर। स्वाई जयसिंह के जो राजपुरोहित थे वो कौन थे साथियों? पौंडरिक रत्नाकर, जिनके नेतृत्व में स्वाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ, इसके अलावा पुरुष मेघ यज्ञ, इसके अलावा राजसूय, वाजपेयी, इन यज्ञों का संचालन किया रत्नाकर पौंडरिक के नेतृत्व में। किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। तो कहते हैं कि स्वाई जयसिंह अंतिम ऐसा हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ जो है वो किसके नेतृत्व में करवाए जाते हैं? रत्नाकर पौंडरिक के नेतृत्व में। इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो हमें किससे मिलता है? बुद्ध विलास। किस ग्रंथ से मिलता है? बुद्ध विलास। तो आप यहां से नोट करें, इन बातों का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ से मिलता है? बुद्ध विलास। और ये बुद्ध विलास ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा जाता है?
बख्त राम शाह के द्वारा। आप यहां से नोट कर सकते हैं, बुद्ध विलास ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? बख्त राम शाह के द्वारा। और ये बख्त राम शाह जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? चाकसू के रहने वाले थे। इसके अलावा बात करें तो स्वाई जयसिंह के द्वारा ग्रह नक्षत्रों पर आधारित 5 वेधशालाएं बनाई गई, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और पहली वेधशाला जो है उसका निर्माण कहाँ पे करवाया गया? दिल्ली में। तो सबसे पहले बनने वाली जो वेधशाला थी वो कहाँ पे बनाई गई? दिल्ली में। उसके बाद मथुरा के अंदर, और तीसरे नंबर की जो वेधशाला है वो बनाएगी आपकी बनारस के अंदर, और चौथे नंबर की जो है वो कहाँ पे बनाएगी? उज्जैन में। और सबसे अंत में किस वेधशाला का निर्माण हुआ? जयपुर का, जो कि सबसे बड़ी वेधशाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के अंदर सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है साथियों? जयपुर। तो जयपुर जंतर मंतर का जो निर्माण है वो सबसे अंत में हुआ, जबकि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? दिल्ली का। और सबसे बड़ी वेधशाला जो है वो कौन सी है? जयपुर है। आगे हम बात करें तो देखिए, स्वाई जयसिंह ने सबसे पहले 1726 ईस्वी में नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किया। और नागा साधुओं की हम बात करें तो दादू संप्रदाय को आपने पढ़ा होगा। दादू पंथ जो होता है, दादू पंथ की हम बात करें तो दादू पंथ 5 शाखाओं में विभाजित है। उन्हीं में से एक शाखा है साथियों नागा शाखा। और इस नागा शाखा के जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को माना जाता है। तो आप साथ साथ नोट करते जाएं, दादू पंथ की जो नागा शाखा है इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को। किसको माना जाता है? सुंदरदास जी को माना जाता है। और सबसे पहले स्वाई जयसिंह के द्वारा 1726 ईस्वी में नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करें तो 1787 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध के अंदर नागा साधुओं से सहायता ली थी। और 1805 ईस्वी में जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़ के द्वारा अपनी सेना में नागा साधुओं को शामिल किया गया। आगे हम बात करें तो 1729 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1729 ईस्वी में बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया किसने? स्वाई जयसिंह ने। और रीजन ये हुआ साथियों, कारण ये उसका जो नतीजा है वो ये हुआ कि स्वाई जयसिंह ने जब बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया तो मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और इससे निपटने के लिए, इन मराठों से मुकाबला करने के लिए 1734 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसे हम कहते हैं हुडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुडा सम्मेलन। और इस हुडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे किया गया? हुडा नामक स्थान पर। और ये हुडा नामक स्थान कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कब किया जाता है? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो 1714 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1714 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उसको वृंदावन से कहाँ लाया जाता है? आमेर प्रतिस्थापित करवाया जाता है। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ माना जाता है। स्थापत्य कला में यदि हम देखें तो 1734 ईस्वी के अंदर, 1734 के अंदर नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया? 1734 ईस्वी में। इसके अलावा हम देखें तो जयपुर के अंदर जो जयगढ़ का किला है, जयगढ़ किले के अंदर जेबाण तोप का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? स्वाई जयसिंह के द्वारा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जेबाण तोप को पहियों पर रखवाने का जो काम है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, राम सिंह सेकंड ने जेबाण तोप को पहियों पर रखवाया, जबकि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और ये तोप जो है वो कहाँ पे रखी गई है? जयगढ़ के किले में। इस प्रकार से स्वाई जयसिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। स्वाई जयसिंह के बाद आमेर का जो राजा है वो कौन बनेगा? स्वाई जयसिंह का पुत्र ईश्वरी सिंह। तो आगे हम पढ़ेंगे साथियों ईश्वरी सिंह को। तो आगे आप यहाँ से नोट करें, आमेर का जो अगला शासक है स्वाई जयसिंह के बाद आमेर का अगला शासक कौन बनता है? ईश्वरी सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट,
आप यहां से नोट करते जाएं। ईश्वरी सिंह की हम बात करें तो स्वाई जयसिंह के बाद आमेर का जो शासक है वो उसका पुत्र ईश्वरी सिंह बनता है और ईश्वरी सिंह और इसके सौतेले भाई माधो सिंह प्रथम के बीच उत्तराधिकार को लेकर के अनेक युद्ध होते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट आप यहां से नोट करें 1747 ईस्वी में 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? राजमहल का युद्ध। और राजमहल नामक स्थान जो है वो कहां पे पड़ता है? टोंक में। ये राजमहल का युद्ध किसके बीच होता है? ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह के सौतेले भाई माधो सिंह प्रथम के बीच होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की। इस जीत के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ईसरलाट, ईसरलाट या फिर सरगासुली। तो ईसरलाट या फिर सरगासुली का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? ईश्वरी सिंह के द्वारा, जो कि एक 7 मंजिला इमारत है। और याद रखें साथियों, इस मंजिल का या इस सरगासुली का जो निर्माण है वो किससे प्रेरित होकर के करवाया गया? विजय स्तंभ से प्रेरित होकर के करवाया गया। आगे हम बात करें तो 1747 के बाद 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध। ये बगरू का युद्ध भी किसके बीच होता है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की होती है, जिसके कारण ईश्वरी सिंह को 5 परगने देने पड़ते हैं। किसे? माधो सिंह को। कितने परगने देने पड़े? 5 परगने देने पड़े। और आगे चल करके 1750 ईस्वी में मराठों से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। तो आप यहां से नोट करते जाएं। 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध होता है, जीत किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की। और 1748 में बगरू का युद्ध, जीत किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की, जिसके कारण ईश्वरी सिंह को 5 परगने देने पड़े। किसे? अपने सौतेले भाई माधो सिंह को। लेकिन आगे चल करके 1750 ईस्वी में मराठों से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेता है। ईश्वरी सिंह के बाद अगला जो शासक है वो हम पढ़ेंगे स्वाई प्रताप सिंह। तो आप यहां से नोट करें, ईश्वरी सिंह के बाद अगला जो शासक है वो है साथियों स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह के शासन काल की हम बात करें तो 1778 से लेकर के 1803 ईस्वी तक शासन रहा स्वाई प्रताप सिंह का आमेर पर। दोस्तों, स्वाई प्रताप सिंह के समय मराठों ने जयपुर के अंदर काफी लूटमार मचाई, जिसके वजह से 1787 ईस्वी के अंदर लालसोट के अंदर तुंगा नामक स्थान पर तुंगा का युद्ध होता है। और ये तुंगा का युद्ध जो है वो किसके मध्य होता है? स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप यहां से नोट करें, 1787 में लालसोट में तुंगा नामक स्थान पर तुंगा का युद्ध होता है। और ये तुंगा का युद्ध जो है वो किसके बीच होता है? स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? स्वाई प्रताप सिंह की। और याद रखें, इस तुंगा के युद्ध में नागा साधुओं ने सहायता की थी किसकी? स्वाई प्रताप सिंह की। इस युद्ध में स्वाई प्रताप सिंह की जीत होती है। लेकिन आगे चल करके 1790 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1790 ईस्वी में पाटन का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? मराठों और स्वाई प्रताप सिंह के बीच युद्ध होता है। लेकिन मराठे इस युद्ध में जीत जाते हैं। आगे हम बात करें स्वाई प्रताप सिंह की तो 1799 ईस्वी के अंदर 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। और इस हवा महल की हम बात करें तो इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? लालचंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा याद रखें साथियों, स्वाई प्रताप सिंह जो है वो ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनकी कविताओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की थी और वो ग्रंथ है साथियों राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे जिनका नाम था चांद खां। इस चांद खां को स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बुद्ध विलास की उपाधि प्रदान की जाती है। तो आप यहां से नोट करें, स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां थे। और इस चांद खां को स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है?
बुध विलास की उपाधि। तो बुध विलास की जो उपाधि है वो किसे प्रदान की गई? स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खां को। इसके अलावा नोट करें, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे और 22 विद्वानों को क्या कहा जाता था? प्रताप बाईसी। क्या कहा जाता था साथियों? प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी। प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से स्वाई प्रताप सिंह को हमने पढ़ा। स्वाई प्रताप सिंह के बाद आमेर का जो अगला राजा है वो बनेगा साथियों स्वाई जगत सिंह। तो आप यहां से नोट करें, आमेर का जो अगला शासक है स्वाई प्रताप सिंह के बाद वो हम पढ़ेंगे स्वाई जगत सिंह को। वेरी इंपोर्टेंट, आमेर का जो अगला शासक है वो है साथियों स्वाई जगत सिंह। स्वाई जगत सिंह के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, स्वाई जगत सिंह का जो शासन काल है 1803 से लेकर के 1818 ईस्वी तक शासन रहा। 1803 से लेकर के 1818 ईस्वी तक शासन रहा आमेर पर किसका? स्वाई जगत सिंह का। स्वाई जगत सिंह के समय ही मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के जयपुर और जोधपुर के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है साथियों गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिंगोली का युद्ध। आप यहां से नोट कर सकते हैं, गिंगोली का जो युद्ध है, गिंगोली का जो युद्ध है वो कब होता है? 13 मार्च 1807 ईस्वी को। किनके बीच होता है? जयपुर और जोधपुर के बीच होता है। उस समय जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? मानसिंह राठौड़। और मानसिंह राठौड़ जो है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। आगे हम बात करें स्वाई जगत सिंह की तो कहते हैं कि स्वाई जगत सिंह का रस कपूर नाम की एक नर्तकी से संबंध था और इसी वजह से इसे जयपुर का बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को स्वाई जगत सिंह के द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इस प्रकार से स्वाई जगत सिंह को हमने विस्तार से पढ़ा। स्वाई जगत सिंह के बाद आमेर का जो अगला शासक है वो है साथियों राम सिंह द्वितीय। अगला जो शासक है वो कौन बनेगा? राम सिंह द्वितीय, जिसे हम स्वाई राम सिंह भी कहते हैं। स्वाई राम सिंह के शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, 1835 से लेकर के 1880 ईस्वी तक शासन रहा स्वाई राम सिंह का। 1835 से लेकर के 1880 ईस्वी तक शासन रहा आमेर पर किसका? राम सिंह द्वितीय का। इनके राज्याभिषेक के समय ये अल्पवयस्क होने के कारण प्रारंभ में शासन पर जो नियंत्रण है वो किसका रहता है? मेजर लुडलो का। वेरी इंपोर्टेंट, प्रारंभ में इसके शासन पर जो नियंत्रण है वो किसका रहा? मेजर लुडलो का रहा। और याद रखें मेजर लुडलो ने ही जयपुर के अंदर समाधि प्रथा पर रोक लगाई। जयपुर के अंदर समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? मेजर लुडलो ने लगाई थी। इसके अलावा हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति है वो किसके समय होती है? राम सिंह सेकंड के समय होती है, स्वाई राम सिंह के समय होती है। और 1857 की क्रांति के अंदर राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से खूब साथ दिया, खूब सेवा की और इसी वजह से राम सिंह सेकंड को, स्वाई राम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि प्रदान की जाती है और वो उपाधि है साथियों सितार ए हिंद। तो याद रखें सितार ए हिंद की जो उपाधि है वो अंग्रेजों के द्वारा किसे प्रदान की गई? राम सिंह सेकंड को या फिर स्वाई राम सिंह को। आगे हम बात करें स्वाई राम सिंह की तो जयपुर के अंदर स्वाई राम सिंह ने मदरसा हुनरी की स्थापना की। मदरसा हुनरी की जो स्थापना है जयपुर के अंदर वो किसके द्वारा की जाती है? स्वाई राम सिंह के द्वारा। लेकिन आगे चल करके इस मदरसा हुनरी का जो नाम है माधो सिंह द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये नाम बदल करके किसके द्वारा किया गया? माधो सिंह सेकंड के द्वारा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं माधो सिंह द्वितीय के द्वारा मदरसा हुनरी का जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पहले इसका नाम क्या था? मदरसा हुनरी था। स्वाई राम सिंह ने इसकी स्थापना की, लेकिन आगे चल करके माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इसका जो नाम है वो क्या कर दिया जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आगे हम बात करें तो 1868 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर 1868 ईस्वी में स्वाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। इसके अलावा नोट करें स्वाई राम सिंह के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है?
अल्बर्ट हॉल की स्थापना। तो याद रखें, अल्बर्ट हॉल की स्थापना जो है वो प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह के द्वारा। और अल्बर्ट हॉल की जो स्थापना है वो कहाँ पे की जाती है? जयपुर में। और याद रखें साथियों, ये अल्बर्ट हॉल जो है वो राजस्थान का पहला संग्रहालय माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें सवाई राम सिंह की, तो सवाई राम सिंह के द्वारा राम सिंह थिएटर, आप साथ साथ नोट करते जाएं। राम सिंह थिएटर की जो स्थापना है, राम सिंह थिएटर की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की जाती है? सवाई राम सिंह के द्वारा। इसके अलावा रामनिवास बाग, संस्कृत स्कूल या महाराजा स्कूल, इन सब की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह के द्वारा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।